हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज है हमारे यहाँ पर क्लास नंबर 17। इससे पहले की 16 क्लासेस आ चुकी हैं। जाओ जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक करो और प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करो और सारी क्लासेस को देख डालो। यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी तैयारी 4 हो, DSSS हो, HTET हो, CTET हो, आपका किसी भी तरह का टेट हो, SSC हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर एनसीईआरटी के सेशंस हैं। तो आपके एग्जाम में एनसीईआरटीज पूछी जाती हैं आजकल के एग्जाम्स में, तो ये सारे सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं एसिड बेस और सॉल्ट का चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था। देखो फ्लैश, इसका थोड़ा सा टॉपिक हो चुका था। आज इसका कंप्लीट चैप्टर मैं आपको बोर्ड पर प्लस आपको स्क्रीन पर करके कंप्लीट करा दूंगी। इसके बाद हम करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, फिर इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और फिर लास्ट में आपका बचा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इन सब सेशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट टाइम को विजिट कर रहा है, यहाँ पर डेली #10 का डोज चलता है। रोज सुबह 10 बजे शार्प आपको एक वीडियो मिलता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। चलो सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और सेशन कैसा लगा करे तो आप जब देखते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर छोड़कर जाया करिए। बहुत ज्यादा वेट होता है, बहुत बहुत वेट होता है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम यहाँ पर करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब कि जबकि केमिकल अभिक्रिया के साथ साथ जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो रासायनिक गुण है, एक एसिड की रिएक्शन किस किस किसके साथ हो रही है, चाहे आपका वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ हो रही हो, चाहे एसिड की रिएक्शन खुद बेस के साथ हो रही हो, चाहे एसिड की रिएक्शन आपकी यहाँ पर मेटल के साथ हो रही हो, तो ये सारी चीजें मैं इस पूरे सेशन में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया हो जाती है जब एक एसिड आप पर रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ और ये बनाता है क्या, सॉल्ट, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट करता है। आप देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो कौन सी गैस रिलीज आउट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स का। तो ये गैस रिलीज आउट होती है आपकी हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ये जब रिलीज होती है तो पॉप साउंड देती है, फुट सी आवाज आती है। तो ये पॉप साउंड टेस्ट का भी एक एग्जाम्पल हो जाता है कि अगर पॉप साउंड रिलीज आउट हो रही है, निकल रही है, तो इसका मतलब जो फुट से आवाज निकल रही है, तो ये समझ में आ जाता है कि एसिड ने अभिक्रिया कर दी किसके साथ, मेटल के साथ। अम्ल ने अभिक्रिया कर दी आपकी मेटल के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आइए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल Zn, अब मेरे पास क्या है, Zn एक आपका मेटल है और एसिड क्या हो गया, HCl, मेरे पास एक तरह का एसिड है। तो Zn प्लस HCl की अभिक्रिया हुई। अब यहाँ पर क्या था, क्या बनाएगा, Zn Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा, ZnCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन अकेला रह जाएगा, तो ये H2 गैस रिलीज आउट होगी। ये H2 गैस जैसे ही रिलीज आउट होगी, साथ में इमेज देखिए आप साइड में लगी हुई है। तो यहाँ पर ये इमेज जो है ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की है। तो ये H2 गैस जो रिलीज आउट होगी, ये कैसी साउंड प्रोड्यूस करेगी, ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। और ये पॉप साउंड टेस्ट होता है किसका, हाइड्रोजन गैस का, जो कि एसिड और मेटल के साथ अभिक्रिया कर होता है। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब किसी भी मेटल की आप रिएक्शन आप एसिड के साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि जब एसिड अम्ल हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है। तो जब भी एसिड, कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो गया, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो गया, चाहे आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, किसी भी तरह का कार्बोनेट फॉर्म मेटल का बनाता है क्या, सॉल्ट, वाटर और CO2। क्योंकि कार्बन कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन से क्या बन सकता है, CO2 बन सकता है। चलो और देख लेते हैं रिएक्शन जल्दी से। एसिड हम ले लेते हैं वापस से HCl ले लिया, प्लस यहाँ पर अभिक्रिया करें मेटल कार्बोनेट Na2CO3 ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब जब इसने अभी एक साथ रिएक्शन करी तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका सॉल्ट हो गया आपका NaCl, प्लस आपका बनाएगा वाटर और प्लस आपका बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया हो जाती है किसकी, जब आपका सोडियम कार्बोनेट या किसी भी तरह का मेटल कार्बोनेट, ये मेटल है, Na मेटल है, तो सोडियम कार्बोनेट मेटल और ये कार्बोनेट रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, एसिड के साथ करा रहा है, और क्या बन रहा है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये CO2 का क्या है, जो CO2 रिलीज आउट होती है, इसका भी फर्दर क्या है एक्सपेरिमेंट, जैसे कि आपके एक्सपेरिमेंट में यूज होता है लाइम वाटर टेस्ट में, ये हम मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, जब मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में कराऊंगी तो ये वाला आपका पोर्शन उसमें दिया हुआ है, तो मैं उसी में करा दूंगी। जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हुई, इतना समझ लो, हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हुई तो पॉप साउंड टेस्ट होता है, CO2 रिलीज आउट होती है तो यहाँ पर टेस्ट हो जाता है
आपका लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टर्न मिल्की वाला हमको रिएक्शन में देखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की जब रिएक्शन हुई, मतलब अब एसिड अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, एक चीज समझते जाओ। तो यहाँ पर अम्ल जब एसिड, आपका एसिड हो गया, सबसे पहले एसिड लिख लो HCl। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया आपका NaHCO3, NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ठीक है, इसने अभिक्रिया करी तो आपकी सेम चीजें बनेंगी, चीजें सेम बनेंगी, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, हम वही बना देते हैं, सॉल्ट बना दिया, NaCl बना दिया, ठीक, प्लस यहाँ पर वाटर बना दिया, H2O बना दिया, और प्लस CO2 रिलीज आउट हो गया। ठीक है, CO2 गैस। अब देखो तो यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, वही सॉल्ट, वाटर और CO2 बना रहा है। तो इसका मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो चाहे मेटल कार्बोनेट हो, रिएक्शन हमेशा सेम रहती है एक तरह से, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, CO2 रिलीज आउट होता है। ठीक, क्लियर हो गया। पहले वाले में देखा कि एसिड की रिएक्शन किसके साथ हुई, मेटल के साथ, सॉल्ट और अपना H2 गैस निकली। यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ हुई तो सॉल्ट, वाटर और CO2 रिलीज आउट हुआ। CO2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेट का फॉर्म यहाँ पर आ गया था, CC था, इसलिए CO2 भी निकला, बाकी वाटर हमारा बन गया। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जब, देखो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, इससे कई तरह के क्वेश्चंस निकलते हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, सब हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में ना डीपली करेंगे। ठीक, तो बिल्कुल परेशान मत होना। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये आपके कैसे होते हैं, ये बेसिक होते हैं नेचर में, और इससे कई क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इंक्लूड करे हैं अपने क्वेश्चन वाली सीरीज में। तो जब हम क्वेश्चन वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो एसिड की रिएक्शन जब मेटल ऑक्साइड के साथ हुई, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो हमारा क्या हो जाता है, जब मेटल ऑक्साइड, अब देखो जब ये हमारा मेटल ऑक्साइड्स क्या है, बेसिक इन नेचर है, इसका मतलब कि यहाँ पर एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, बेस के साथ हो रही है। मैंने क्या बोला, सुनो वापस से। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, दे आर बेसिक इन नेचर। वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अब बेसिक है नेचर में, इसका मतलब कि एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, बेस के साथ। अम्ल की रिएक्शन आपकी क्षार के साथ हो रही है, तो जब अम्ल की रिएक्शन क्षार के साथ होती है तो क्या बनाता है, वो आपका सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, अब ये सॉल्ट और वाटर बना रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, जो कि अभी हमें को नेक्स्ट रिएक्शन भी पढ़नी है। ठीक है, तो एसिड हमने ले लिया, मान लो यहाँ पर HCl ले लिया, HCl ने किसके साथ कंबाइन किया, मेटल कार्बोनेट के साथ, CuO के साथ कंबाइन किया। अब क्या बना लेगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस यहाँ पर वाटर, तो ये कॉपर क्लोराइड क्या बन गया, ये सॉल्ट बन गया, और ये आपका वाटर बन गया। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया जो कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड है, ये कॉपर 2 ऑक्साइड, ये कॉपर 2 ऑक्साइड कैसा है, ये आपका बेसिक इन नेचर है। इसका मतलब ये एक्ट किसकी तरह कर रहा है, बेस की तरह, एक क्षार की तरह एक्ट कर रहा है, और क्षार की रिएक्शन जब एसिड के साथ होती है सॉल्ट वाटर बनाता है, और ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं एसिड और सॉल्ट। तो वही एसिड और सॉल्ट की, एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, सॉल्ट नहीं। एसिड और बेस की जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। इस अभिक्रिया को कई बार एग्जाम से पूछा गया है, कौन सी रिएक्शन होती है, तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, ये 4 तरह की रिएक्शन, 5 तरह की रिएक्शन आपको आई होप समझ में आई होंगी। अब कुछ बची हुई रिएक्शंस हैं उसको मैं बता देती हूँ, और चीजें हम स्क्रीन पर करने वाले हैं, तो चीजों को देखते रहिए, चाहे यहाँ पर चाहे स्क्रीन पर, आपके लिए सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। चलिए आइए स्क्रीन पर, चलिए आइए अब देख लेते हैं कि जो आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, एक मेटल की रिएक्शन हमारी किसके साथ हो रही है, क्षार के साथ हो रही है, तो वो क्या अभिक्रिया होगी जब मेटल आपका रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ। ठीक है, जब मेटल रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ तो ये क्या करता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट करता है। जैसे हमने पिछला देखा था कि मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है तो भी सॉल्ट और आपका क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो रही है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से रिएक्शन होती है। सच रिएक्शंस, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ये जो अभिक्रिया है ये हर मेटल के साथ नहीं पॉसिबल होती है, इसलिए कुछ एक्सेप्शंस ही होते हैं इसमें। सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स, कि सारे मेटल्स के साथ जो आपका बेस है वो कंबाइन नहीं करता है।
ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का कि सब जो रिएक्शन है कि आपके जब असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं तो इसमें लिखा होता है सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। तो इस तरह से आपके असर्शन रीजनिंग में ये पॉइंट को नोट किया जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करेंगे। अब यहाँ पर बात क्या आ जाती है, ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं होती हैं। तो ये रिएक्शन किसकी हो गई, Zn आपका एक तरह का मेटल है और NaOH का रिएक्शन हुई, NaOH क्या है आपका, ये बेस है आपका, और रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, Na2ZnO2 बना और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हुई। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर अगली रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, क्या है आपकी ये कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ बेस। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है आपका वो बेस के साथ अभिक्रिया कर कर क्या करेगा। ठीक, तो देखो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, क्यों, क्योंकि इस कार्बन क्या है, ये आपका नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन ये CO2 हो गया, तो ये मेटल ऑक्सीजन लग गया, तो ये आपका हो गया ऑक्साइड फॉर्म। तो कार्बन का ऑक्साइड फॉर्म हो गया, तो ये कौन सा है, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटल है क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इसको बोला गया। ठीक है, समझे ना क्यों बोला गया। अब ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है, बेस के साथ हो रही है। बेस आपका क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं, इसके साथ अभिक्रिया हो रही है। तो क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना रहा है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। हमने देखा कि मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या थे, बेसिक इन नेचर थे। अभी मेटल नॉन मेटल में इसको डीपली समझोगे। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या है, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, नॉन मेटल ये एसिड है, इसका मतलब ये एक हो गया आपका एसिड, इसको मैं कलर चेंज करके बताती हूँ, ये आपका हो गया एसिड और ये हो गया बेस। तो एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ हो रही थी तो क्या बन रहा था, सॉल्ट और वाटर बन रहा था। तो ये सॉल्ट है और वाटर बना, और इस रिएक्शन को क्या बोला गया, वापस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चाहे आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स हो या आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हों, जब भी ये अभिक्रियाएं करते हैं, चाहे एसिड के साथ चाहे बेस के साथ, तो ये क्या बनाते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस से इस चीज को रिकॉल कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या बोला पहले कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये आपके बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब मेटेलिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन किसके साथ हुई थी, एसिड के साथ हुई थी। यहाँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, बेस के साथ हो रही है। हमारा एंड रिजल्ट दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। वही यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। बस हमको ये समझना है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, इसलिए एसिड के साथ रिएक्शन कराई। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, इसलिए इनकी रिएक्शन बेस के साथ करवाई गई। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गई होंगी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार अपनी टेबल के टॉप के आगे लगा लेना, जिससे कि आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड और वीक बेस के एग्जाम्पल्स आपको पता हो। इससे क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करे हैं आपके टेस्ट पेपर्स जो मैं अब ये लूंगी सब सेशंस कंप्लीट होने के बाद। तो क्या क्वेश्चंस उसमें फ्रेम होते हैं, देखो जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की अभिक्रिया अगर वीक बेस के साथ होगी तो जो चीज स्ट्रॉन्ग होगी उसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, उसका विलेन कैसा बनेगा, वैसा ही बनेगा। इसका मतलब जो विलेन बनेगा वो एसिडिक बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी रिएक्शन HCl के साथ है, HCl ने कंबाइन करा किसके साथ, अमोनिया के साथ फॉर एग्जाम्पल कंबाइन किया। अब HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनिया कैसा है, वीक बेस है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, मतलब एक साथ मिला दिया। अब जब मेरे पास जो सॉल्यूशन बना, जो विलेन बना किसका, HCl के साथ अभिक्रिया करके और NH3 के साथ अभिक्रिया करके। NH3 क्या है आपका, अमोनिया क्या है, ये आपका वीक बेस है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एसिडिक बनेगा कि बेसिक बनेगा कि न्यूट्रल बनेगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो सॉल्यूशन बनेगा एसिडिक, क्यों, क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग था एसिड। इसी के विपरीत अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग है बेस, मान लो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेस प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ, वीक एसिड के साथ। अब मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और मैंने मान लो एसिडिक एसिड एक तरह का वीक एसिड जो है वो ले लिया। अब बेस स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो जो मेरे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिला मुझे वो कैसा मिलेगा, अब वो बेसिक मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था बेस। तो कैसा सॉल्यूशन विलेन मिला मुझे, बेसिक नेचर का सॉल्यूशन मिला। ठीक है, आई होप ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नेक्स्ट पॉइंट है जो क्या वो क्लियर करना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी तक तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड लिया। अब तीसरा केस क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है,
ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन अब यहाँ बनेगा ये कैसा बनेगा, ये न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, इस चीज उदासीन बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों चीज स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं सब चीज एक दूसरे को नलिफाई कर देगी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी, उदासीकरण अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इसी जगह पर मेरे पास वीक एसिड और वीक बेस का इसकी अभिक्रिया होती है, इन दोनों की अभिक्रिया होती है एक साथ, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहाँ पर भी क्या है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, उदासीकरण रिएक्शन हो जाएगी। ये सॉल्यूशन कैसे बनेगा आपका, न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं कि अगर मेरे पास, वापस से रिकॉल कर लीजिए, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, पहली रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, ठीक है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सॉल्यूशन कैसा, एसिडिक। अगर मेरे पास दूसरी रिएक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पर मैं कलर चेंज कर आपको बताऊंगी, ये सेकेंड रिएक्शन है जहां पर मेरे पास क्या स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो मेरे पास सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक। तीसरी रिएक्शन हमारी हो गई ये वाली, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। चौथी रिएक्शन क्या हो गई, वीक एसिड है और वीक बेस है, तो दोनों में क्या बनेगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर सेम चीजें मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगी, चिंता मत करिएगा। बस ये है कि आप लोग इंटरेस्ट तो दिखाइए पीपीटी की या चीजों की, तो बिल्कुल सारी चीजें आप तक पहुंचती रहेंगी। पहले भी पहुंची है टीआरई के समय में, अभी भी पहुंचती रहेंगी। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन, यूटिलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का संयोजन होता है तो उदासीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, इफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स विद वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, यदि एक मजबूत एसिड को कमजोर आधार के साथ मिलाया जाता है तो समाधान थोड़ा अम्लीय होता है, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है मतलब विलेन है वो कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। व्हेन अ वीक एसिड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस, रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज एल्कलाइन, तो वो कैसा रहेगा आपका, क्षारीय नेचर का रहेगा। ठीक है, वीक एसिड and a weak base neutralization reaction in which weak acid reacts with weak base to form a neutral salt and water। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हो। अब यहां से स्टार्ट करते हैं क्या, हमारा एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस। ठीक है, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन ये वन लाइनर के फॉर्म में आपसे पूछ ली जाती है। तो क्या आपको याद रखना है कि रेन वाटर का पीएच क्या होता है, लेस देन 5.6 होता है, टूथ डिके जो है वो 5.5 से नीचे होता है। पीएच ऑफ प्योर वाटर जो होता है और ब्लड होता है उसका 7.4 होता है। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1.2 होता है, लेमन जूस का 2.2 होता है। नेटल प्लांट प्रोड्यूस मेथेनोइक एसिड, इट इज ट्रीटेड बाय रबिंग द एरिया विथ लीफ ऑफ डॉग प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, ये नेटल प्लांट जो होता है ये हम काटे काटे से उसमें वो प्रोड्यूस करता है मिथेनोइक एसिड, और इसको अगर कहीं टच हो जाता है पेड़, इस ये पौधा किसी बॉडी के पार्ट से, तो वो बहुत ज्यादा खुजली करता है। तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं, डॉग प्लांट जो होता है उसके आसपास कहीं पाया जाता है, उसकी लीफ को घस कर। ठीक है, तो एक तरह से डॉग प्लांट कैसा काम करता है, बेस का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी हो जाती है, उदासीकरण अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 वेरी, कितने भी इंपॉर्टेंट लगा लो कम है, क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच द फॉलोइंग में, किसी भी तरह से पूछ लिया जाता है। तो टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, टैमरिन टार्ट्रिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, विनेगर एसिडिक एसिड, सोर मिल्क लैक्टिक एसिड, लेमन एंड स्टिंग मिथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग मिथेनोइक एसिड। किसी भी तरह का कीड़ा मकोड़ा काट रहा है तो मिथेनोइक एसिड ही रिलीज आउट करेगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन किसकी है, ब्लीचिंग पाउडर की। ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इससे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। देखो ये ब्लीचिंग पाउडर आपका जो हो गया, सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला रट लेंगे। और कैसे रटेंगे, मैंने हमेशा बोला कि आपको जो चीज याद करनी है उसे बार बार रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करेंगे, इसको लिखेंगे, इस फॉर्मूले को, और लिखेंगे नीचे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, और इसकी फोटो खींचकर अपने टेबल टॉप पर लगाएंगे। जो मैंने टेबल टॉप पर, एक तो मैंने आपको चार्ट लगाने को कहा जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला था, और एक ये आपको कहा, तो आप इसको ऐसा करेंगे तभी आपको याद रहेगा। स्लेग लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, तो ये भी पूछा जाता है कि इसका केमिकल नेम क्या है, तो स्लेग लाइम है। जब स्लेग लाइम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, वाटर रिलीज आउट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके फॉर्मुलेस पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखो, 2-3 बार देखो, याद हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्लीचिंग इंडस्ट्री में यूज होता है ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में। पानी पीने के पानी में कीटाणु रहित
उसको कीटाणु रहित करने के लिए फिर ब्लीचिंग उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेकिंग सोडा। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फॉर्मूला हो जाता है। और कैसे बना ये बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NH3 और NaCl, ये सब जब कंबाइन हो जाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर सोडियम कार्बोनेट, और ये आपको आगे देखना है। तो मतलब बेकिंग सोडा की अगर बात करी जाए तो बेकिंग सोडा क्या है आपका, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब यूजेस क्या हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा का। सोडा है एक तरह से, ये एंटी एसिड की तरह काम करता है, एसिडिटी ऑफ द स्टमक का है। ठीक है, इट एक्ट एज एंटी एसिड की तरह काम करता है, जो कि इंडाइजेशन और अपसेट स्टमक को क्या करता है, सही करता है। और ये वॉशिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोपी फोम इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट है सारे यूज। रिमूव द डर्ट मटेरियल विदाउट डैमेजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एक्ट एज अ पेस्टिसाइड यूज इन बेकिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि रिलीज आउट होती है, जिससे डो को क्या करता है, हल्का बनाता है। ठीक है, इट इज यूज इन ईयर ड्रॉप्स, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर्स। इट इज यूज एज ए न्यूट्रलाइजर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, क्योंकि ये एक तरह का बेस है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर यूज इन सोडा एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यूजेस है इसके, एक बार देख लेना। चलो इसको मैं हिंदी में भी देख लें। पेट की एसिडिटी को कम करता है, एक एंटी एसिड के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग पेट की खराब या अपच का इलाज करने के लिए होता है। धोने की प्रक्रिया में जल सॉफ्टनर के रूप में ये काम करता है। साबुन का झाग बनने के कारण इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। फिर सामग्री के गुण के नुकसान पहुंचाए बिना सामग्री से गंदगी हटाता है। फिर कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। फिर बेकिंग उद्योग में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जो आटा गूंदने में मदद करता है। इसका उपयोग कान के बूंद, सौंदर्य प्रसाधनों और व्यक्तिगत देखभाल उद्योगों में इसका किया जाता है। इसका उपयोग एसिड के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए न्यूट्रलाइजर के रूप में भी कार्य होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक बात समझेंगे कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। तो बेकिंग पाउडर हमने बेकिंग सोडा देखा था, जिसका फॉर्मूला क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, तभी याद रहेगा। ठीक है, अब बेकिंग सोडा में अगर टार्टरिक एसिड को ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है यहाँ पर बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा में किसको ऐड किया, टार्टरिक एसिड को ऐड किया, तो बेकिंग पाउडर बन गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है आपका, धुला हुआ सोडा। ये सोडियम कार्बोनेट में जब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर के लगेंगे तो ये Na2CO3.10H2O हो जाएगा। ये कैसे होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब कि क्रिस्टलीकरण एक अभिक्रिया होती है जिसमें कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स का ऐड होता है। चाहे अभी आप आगे भी रिएक्शंस देखेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर ऐड होते हैं तो ये बना लेता है आपका वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर हो रहा है, गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये आपका इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड एज अ लेबोरेटरी एजेंट, इट इज यूज्ड एज अ रिमूविंग स्टेन्स, it is used in removing the permanent hardness of water, it is used in manufacture of soap, paper as well as glass, textile, petroleum refining में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग दाग धब्बे हटाने में किया जाता है। इसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग साबुन, कागज के साथ साथ कांच के निर्माण में भी किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ा और पेट्रोलियम शोधन के भी कार्य में किया जाता है। ठीक है, अब देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वही मैंने बोला कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, जहां पर फिक्स नंबर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां पर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो किसी भी रिएक्शन में। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं है कि 6H2O हो जाएगा, मतलब 5 चाहिए तो 5 ही रहेगा। जैसे कॉपर सल्फेट में 5 चाहिए वाटर के मॉलिक्यूल्स तो 5 ही रहेंगे। ठीक है, तभी कॉपर सल्फेट आपका इस तरह का बन जाएगा, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट।
ठीक। अब देखो, इट इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट में एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर जब प्रेजेंट होता है उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट। यह नमक की एक सूत्र इकाई में मौजूद पानी के अणुओं की निश्चित संख्या कहलाती है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि कॉपर सल्फेट, जो आपका हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, इसको जब हीट करेंगे तो ये एनहाइड्रस हो गया, इसका मतलब कि इसमें से वाटर रिमूव हो गया, और अगर वापस से इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो ये ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पर आपको ना इससे समझ में आएगा। देखो कैसे समझ में आएगा, एक मिनट। देखो ये जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या था, ये ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का क्या था, कॉपर सल्फेट .5H2O था। यहाँ से हीट कर रहे हैं, हीट करने की वजह से क्या हुआ, देखो धीरे धीरे पानी जो है वो उड़ रहा है भाप के फॉर्म में। तो जो ये ब्लू कलर था ये कैसा कन्वर्ट होता जा रहा है, धीरे धीरे व्हाइट में कन्वर्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये अब क्या हो गया, आपका इसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स खत्म हो रहे हैं, एनहाइड्रस फॉर्म ये लेता जा रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इजी था, अच्छा था। अब जिप्सम का क्या है, ऑन हीटिंग जिप्सम at 373 Kelvin, it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrate. This is called plaster of Paris. ठीक है, जिप्सम को जब हीट करते हैं इसकी रिएक्शन देखो ये रही। When plaster of Paris is mixed with water, it changes to gypsum. देखो ये क्या है, ये आपका जिप्सम है। ठीक है, ये आपका जिप्सम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी रट लो। इसको एक ही पेज में आपकी सारी चीजें लिख जाएंगी, ठीक है, रटने के लिए। तो ये यहाँ पर CaSO4.2H2O है। जब इसको हीट कर रहे हैं 373 केल्विन पर, तो ये क्या बन रहा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन रहा है। ठीक है, अब ये बना, ये क्या हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया CaSO4.12H2O हेमीहाइड्रेट। अब इसमें वापस से जब 3.5, जब आप इसको करेंगे 3.5 3/2H2O ऐड करेंगे तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म वापस से CaSO4.2H2O बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाफ वाला बच गया था, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह पानी के अणु खो देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर, ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग द हार्ड सॉलिड मास। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सफेद पाउडर है और पानी के साथ मिलने पर यह एक बार फिर से जिप्सम में बदल जाता है और एक कठोर ठोस से द्रव्यमान देता है। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर आपका सारी चीजें खत्म होती हैं। मैंने देखो ये सब PYQs भी इसमें इंक्लूड करे हैं, तो बिल्कुल चिंता, मैंने आपको बोला ना कि चिंता मत करना, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। अभी एक बार मुझे कंप्लीट कर लेने दो थ्योरी सेक्शन को, फिर सारे आपको PYQs, आपको नए क्वेश्चंस, DSSB के PYQs, BPSC के PYQs, CTET के PYQs सब कंबाइन करकर मैं कराने वाली हूँ। चीज़ों को करते रहो, चैनल से जुड़े रहो, अच्छे लगे तो कमेंट करते रहो। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।